हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका लेक्चर नंबर है आपका सेकंड, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर आपका सेकंड है और विद्युत चुंबकीय है, यह आपकी बुक रहने वाली है। ठीक है, तो इससे पहले हम लेक्चर 1 ले चुके हैं आपका, जो आपको लाइव सेशन में मिलेगा, जो हमने लाइव लेक्चर से आपका लिया है। तो उसमें हमने मैक्सवेल की समीकरण तथा उसके अवकल एवं समाकलन रूप के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, उस टाइप का एक क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो वैसा ही आपको करके आना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस टाइप का पूछा जा सकता है कि विस्थापन धारा क्या है। पहली बात तो विस्थापन धारा क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो क्या है। दूसरा है विस्थापन धारा घनत्व, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का आपको सूत्र व्युत्पन्न करना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला जनरेट करना आपको आना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आया। सबसे पहले मैं बात करूंगा विस्थापन धारा, ये कहाँ से जनरेट होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पियर का जो परिपथीय नियम होता है, जो मैक्सवेल की हम पिछले में जो प्रीवियस जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 1, उसमें एम्पियर का परिपथीय नियम वो हमने मैक्सवेल की चतुर्थ इक्वेशंस के लिए किया था। ठीक है, जो मैक्सवेल की चौथी समीकरण है उसके लिए हमने एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ा है। उस परिपथीय नियम के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो वो वाली बातें मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो इसमें लिखोगे आप विस्थापन धारा, इंग्लिश मीडियम वाले लिखोगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो लिखो इसमें कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार बंद पथ के अनुदिश, कोई आपके पास में क्लोज क्या है, एक सरफेस है, उस पथ के क्या करना है, अनुदिश, बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, जिसको आप बी वेक्टर से क्या करोगे, डिनोट करोगे चुंबकीय क्षेत्र को। इसका आपको रेखा समाकलन करना है, रेखा समाकलन। ठीक है, बंद पथ से गुजरने वाली कुल धारा व माध्यम की पारगम्यता, जिसको आप म्यू बोलते हो, उसके गुणनफल के तुल्य होता है, अर्थात क्लोज इंटीग्रल ये आपका लाइन हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट डी एल बराबर आपको मिलेगा आई टोटल, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर आई टोटल समेशन, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका म्यू, इस टाइप से म्यू। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। देखिए, एम्पियर का जो परिपथीय नियम होता है वो एम्पियर परिपथीय नियम के अनुसार जो आपका क्लोज जो सरफेस है, जो बंद पथ है, उस बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, उस बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का यदि आप लाइन इंटीग्रल कर रहे हो, रेखा समाकलन लेते हो, तो वो उस बंद पथ के अनुदिश जाने वाली कुल धारा क्या है, यहाँ पे आई टोटल है और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इसका गुणनफल हो रहा है म्यू से। म्यू क्या आपकी परमेबिलिटी है, माध्यम की जो पारगम्यता है। ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, इसको आप म्यू से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये आपका एम्पियर का परिपथीय नियम कहलाता है। इतनी बातें समझ में आई। उसके बाद विस्थापन धारा को समझने के लिए लिख लो कि जो विस्थापन
धारा है उसको समझने के लिए, विस्थापन धारा को समझने के लिए एक, देखो इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं ना, एक सेकंड रुक जाओ। विस्थापन धारा के उद्गम, जो इसका ओरिजिन है, ठीक है, इसका ओरिजिन है उद्गम, उद्गम को समझने के लिए, उद्गम को समझने के लिए क्या करेंगे भाई, एक समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र सी की, जो कैपेसिटर है ना आपका संधारित्र, उसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे हो कि कल्पना करते हैं, ठीक है। सबसे पहले विस्थापन धारा का जो उद्गम है, जो इसका ओरिजिन है, उसको अंडरस्टूड करने के लिए, उसको समझने के लिए आप एक समांतर प्लेट संधारित्र सी की कल्पना करते हैं, ठीक है, जो कि ऐसे परिपथ से जुड़ा है, जो कि ऐसे परिपथ से जुड़ा है, देखो भाई, ऐसे परिपथ से जुड़ा है जिसमें समय के साथ परिवर्तनशील धारा, जिसमें समय के साथ परिवर्तनशील धारा आई टी प्रवाहित है, IT प्रवाहित है। अभी कुछ दिनों बाद हम एक बड़ा बोर्ड लगा लेंगे, ठीक है। अभी हम फर्दर इस पे आपका डिस्कस करा रहे हैं, ठीक है। छोटा बोर्ड है ये। तो देखो इसमें सबसे पहले तो क्या होता है, विस्थापन धारा का आप उद्गम जब ओरिजिन के बारे में अंडरस्टैंड करोगे, उसको समझोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की कल्पना कर दोगे सी की। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस संधारित्र को ऐसे परिपथ से जोड़ देंगे जहाँ पे आपको समय के साथ परिवर्तनशील धारा देखने को मिलेगी। जैसे जैसे टाइम चेंज करते जाओगे, समय चेंज करते जाओगे, तो आपके पास में धारा भी क्या होगी, चेंज होगी। तो इसलिए उसको बोला गया है परिवर्तनशील धारा, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आई। पहला समीकरण याद करना है कि लाइन इंटीग्रल लेना है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, चुंबकीय क्षेत्र का। तो वो बराबर किसके होता है, बंद पथ के अंदर से गुजरने वाली कुल धारा के, और साथ में मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, माध्यम की पारगम्यता का, है ना। ये आपका एम्पियर का परिपथीय नियम कहलाता है। यहाँ तक आप कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, और वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। अब आगे लिखो, इस संधारित्र जो आपके पास में जो कैपेसिटर्स है, ठीक है, इसके बाहर बिंदु, कोई बिंदु मानेंगे P पर विद्युत, बिंदु P पर, यहाँ बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हैं, ठीक है। अब हमने संधारित्र को अटैच कर दिया, ठीक है, संधारित्र को हमने अटैच कर दिया, और अटैच करने के बाद में कोई बाहर कोई बिंदु P है, वहाँ पर आप चुंबकीय क्षेत्र की क्या करोगे, गणना करते हो। इसके लिए दो केस होते हैं, एक पहला केस और एक दूसरा केस। वो दोनों केस के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आप कर लीजिए। फिर हम चलते हैं केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर लिखो, केस नंबर है पहला। इस पहले केस में आप देखिए, लिखोगे आप कि संधारित्र के बाहर स्थित
संधारित्र के बाहर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, एक सेकंड रुक जाओ, की गणना करते हैं। ठीक है, हम संधारित्र के बाहर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या करते हैं, पहले केस में गणना करते हैं, जहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, इस गणना को करने के लिए एक वृत्तीय क्या लेंगे, पथ लेंगे, जिसको आप मान रहे हो P प्राइम से आपने डिनोट कर दिया वृत्तीय पथ को। ठीक है, लेते हैं यहाँ तक देख लो। इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई, जब आपके पास में वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, स्मॉल r ले लेते हो, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, स्मॉल r है। ठीक है, ये क्या है, स्मॉल r है। वृत्तीय पथ से गुजरने वाली, लिखो, इस वृत्तीय पथ से गुजरने वाली जो धारा है, कुल धारा, वो क्या मान रहे हो आप, IT है। क्या है भाई, वो IT है ना। गुजरने वाली कुल धारा क्या है, IT का मतलब टोटल करंट, तो IT है। इस टाइप से अब एक डायग्राम आप बना लेना। डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो यहाँ से ये क्या है, परिवर्तनशील धारा जा रही है, इस टाइप से। इसको आपने बोल दिया क्या, यहाँ पे I टाइम के साथ में क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप बनाने हैं एक सर्कुलर पाथ बनाना है आपको, वृत्तीय पाथ। देखिए ये वृत्तीय पथ बन गया आपका, इस टाइप से। यहाँ से ये धारा जा रही है और ये रेडियस कितनी है, यही रेडियस ये R है आपके पास में। यहाँ पर कोई बिंदु P और यहाँ पर क्या है, ये P प्राइम। देखो P प्राइम, ऐसा ही तो एक वृत्तीय पथ लेना है, ये वृत्तीय पथ हो गया P प्राइम। R इसकी क्या है, रेडियस है इस वृत्तीय पथ की। ठीक है, और यहाँ पे इसको अटैच किससे किया गया है, एक संधारित्र से। ये कैपेसिटर हमने ले लिया है भैया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 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 प्लस, इधर हो जाता है एक प्लेट पे माइनस माइनस माइनस, इस टाइप से। और इस टाइप से ये संधारित्र हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया है। ठीक है, ये वाला काम आप कर लोगे, यहाँ तक आप कीजिए। ठीक, इसको रब करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप, चित्र बना लोगे, सिंपल सा चित्र है। आपको क्या करना है, एक सर्कुलर पाथ लेना है, एक वृत्तीय पथ लेना है, उसमें रेडियस उसकी क्या है, R है। P प्राइम से उसको व्यक्त किया गया है उस वृत्तीय पथ को, और अटैच किससे कर दिया गया है, उस संधारित्र से जोड़ दिया गया है। और परिवर्तनशील धारा उसमें क्या है, फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही है। अब बात यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है भाई, क्लोज इंटीग्रेशंस लाइन का दे रखा है B वेक्टर डॉट dl, ये एक रेखा समाकलन है चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, ये बराबर कितना है, यहाँ पर आपका म्यू नॉट क्या दे रखा है, म्यू, और यहाँ पर क्या दे रखा है, I, और I कैसा आपके पास में टोटल है, इस टाइप से था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे DL का मीन्स क्या हो गया, क्लोज लाइन इंटीग्रल क्लोज करना है DL, और किससे गुजर रहा है, वृत्तीय पथ से गुजर रहा है। तो वृत्तीय पथ का जो परिधि कितनी हो जाती है, उसकी कितनी हो जाती है परिधि उसकी, 2πr। तो यहाँ से आप इसको क्लोज इंटीग्रेशन, चूंकि यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, क्लोज इंटीग्रेशन जो DL वेक्टर है इसको आप 2πr कह सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो किसके लिए, यहाँ पर लिख लोगे वृत्तीय पथ के लिए, ऐसा ही कर सकते हो ना, वृत्तीय पथ के लिए, उस वृत्तीय पथ के लिए ये कह सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो एक तो आ गया B डॉट, यहाँ पर आ जाएगा 2πr, इधर क्या आ जाएगा आपका म्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा I टोटल। इस टाइप से कर लोगे आप। तो यहाँ से I टोटल को आप परिवर्तनशील धारा भी कह सकते हो। कैसे कह सकते हो, यहाँ पे I कर सकते हो, इस टाइप से, है ना, परिवर्तनशील धारा है आपकी I। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो B बराबर जब आप करोगे तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट, ये म्यू I
और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई r से आप डिवाइड कर दोगे। ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ लिख लो, यहाँ जो म्यू है वो क्या है, माध्यम की पारगम्यता है। ठीक है, माध्यम की पारगम्यता है। इतना आप कीजिए। यहाँ तक आपने किया, ठीक है। एक बार मैं देख के आता हूँ, वीडियो आपकी यथावत स्टार्टेड है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल सही है मामला, ठीक है। आ जाओ। तो अब यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और लिख लीजिए कि एम्पियर के परिपथीय नियम, एम्पियर के परिपथीय नियम के लिए आवश्यक नहीं है कि आकृति जो इसका शेप है वो कैसा हो भाई, वृत्तीय हो। अर्थात एम्पियर नियम के अनुसार, एम्पियर नियम के अनुसार आकृति पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। समझ गए बात को। एम्पियर का नियम ये बात कहता है कि आकृति का वृत्तीय होना ये कोई आवश्यक नहीं है भाई। आकृति आपकी क्लोज होनी चाहिए और उसको आप कैसी भी आकृति को आप शेप में ले सकते हो, ठीक है। ये आपका इतना रिजल्ट यहाँ से देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे केस नंबर 2 की। जब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आकृति है ना उसको आप क्या करोगे, चेंज करोगे। देखो केस नंबर 2 है। इस केस नंबर जो 2 है इसमें आप लोगे क्या, मटके नुमा आकृति ले लोगे, ठीक है। मटका जो पानी का जो गड़ा होता है वो कैसा होता है, जो उसका ऊपर का जो सरफेस है वो तो क्या है, एक सर्कुलर में ही होता है, गोली वृत्तीय ही होता है वो वृत्त टाइप का। और उसमें आप क्या कर सकते हो, पानी एडजस्ट कर सकते हो, नीचे से वो बंद होता है ना। एक सतह उसका खुला हुआ होता है और एक सतह उसका बंद होता है। तो उस मटके को हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं उदाहरण के लिए। देखें कि संधारित्र, ये आपको लिखने पे थोड़ा समझ में आ जाएगा कि संधारित्र सी के बाहर बिंदु कौन सा लेंगे, P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हैं, ठीक है। फिर से क्या करते हैं, पुनः करते हैं। P पर पुनः, यहाँ पर पुनः लिख लो आप, है ना। P पर पुनः क्या करोगे, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हैं। एक बार तो चुंबकीय क्षेत्र की आपने कैलकुलेशन कर लिया है, एक बार और करिए। तो आपको आकृति के बारे में हम थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि आकृति पर कैसे डिपेंडेंसी नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। वो बात कैसे यहाँ पर एम्पियर का जो नियम है वो कैसे फॉलो करेगा, इस बात को वो हम बता रहे हैं आपको, है ना। तो यहाँ तक आ गया कि संधारित्र सी के बाहर बिंदु P पर पुनः चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हैं। परंतु इस अवस्था में, अब आएगी बात आगे कि परंतु इस अवस्था में, जो ये वाली आपकी स्टेट है, अवस्था में परिबद्धीय पृष्ठ, एक सेकेंड, परिबद्धीय पृष्ठ, कैसा पृष्ठ लेना आपको, परिबद्धीय पृष्ठ मटके नुमा, कैसी आकृति लेनी है, मटके नुमा आकृति लेनी है। आपकी बात बताया था ना, मटके नुमा, जिसके पृष्ठ को P, M, N और P' से व्यक्त करते हैं। ये आप अभी लिख लो, मैं बता दूंगा ये कैसे लिखा है मैंने, है ना।
वो मैं सब बताऊंगा, एक बार लिख लो आप। और इस मटके का मुंह, इस मटके का जो मुंह है वो पी प्राइम खुला हुआ है। बताया था ना, जब भी तो पानी आएगा मटके में, जब एक तरफ से वो खुला हुआ होगा, तो ये मुंह खुला हुआ होता है, जो ऊपर से जो वृत्तीय वाले टाइप का होता है ना। तो ये तो मटके का दूसरा सिरा क्या रहेगा, बंद रहेगा। तो मटके का दूसरा सिरा क्या होता है, बंद होने के कारण इससे कोई धारा नहीं गुजरती है। क्या हो जाएगा, इससे कोई धारा, करंट नहीं गुजरती है या गुजरती हुई प्रेक्षित होती है। ठीक है, कोई धारा गुजरती हुई प्रेक्षित नहीं है ना। कोई धारा गुजरती हुई प्रेक्षित नहीं है ना। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो हमने क्या किया है, एक सी संधारित्र है, उसके बाहर प्रिसियम पुनः पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की कैलकुलेशन करते हो, और अब की बार आप ऐसी आकृति लेते हो, परिबद्धीय तो लेते हो, साथ में आप कैसे लेते हो भाई, मटके नुमा लेते हो। मटके नुमा जो आकृति है उसका एक तरफ का जो हिस्सा है वो तो खुला हुआ है, और दूसरा जो साइड है वो क्या है, बंद है। तो इस कारण से क्या होगा, जो परिवर्तनशील धारा गुजरेगी वो मटके के अंदर प्रवेश जैसी करती है, तो वहाँ से वो एक्सटर्नल बाहर की तरफ जा नहीं पाएगी, क्योंकि मटके की जो दूसरा वाला हिस्सा है वो बंद है, इसलिए गुजरती हुई प्रेक्षित नहीं होगी। तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगी, आपके पास में 0 हो जाएगी। तो देखिए एम्पियर के नियम से, देखो पहले तो मैं डायग्राम बता देता हूँ, इस टाइप का होगा। यहाँ पे आपकी परिवर्तनशील धारा, जिसको आप आई क्या बोल रहे हो, आई ऑफ टी, ये तो आपकी परिवर्तनशील धारा है। टी यहाँ पर क्या है, समय के सापेक्ष आपकी ये क्या है, धारा बदल रही है। और यहाँ पर आपका मटका बनाया जाएगा, आप देखो मटका इस टाइप से मटके को बनाया जाएगा, इस टाइप से इस टाइप का होता है ना मटका, मैंने इस टाइप से रख दिया। ये वाला हिस्सा तो बंद ही होता है। यहाँ पर हम संधारित्र को जोड़ रहे हैं, इससे संधारित्र को भी तो जोड़ोगे, ये प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे संधारित्र के बाहर का हिस्सा माइनस 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 माइनस, इस टाइप से। और ये हमने अटैच कर दिया, ये हमने इस टाइप से रख दिया संधारित्र, है ना, जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर हमने ये बोला है पी एम एन प्राइम, यहाँ पर कैसे, ये पी है, ये पी प्राइम है, ये तो इसका मुंह हो गया जो खुला हुआ है, पी पी प्राइम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम, और यहाँ पे एन, तो पी एम एन पी प्राइम, ये पूरा मटका हो गया। तो इस टाइप से आपने इसको ऐसे व्यक्त किया हुआ है मटके नुमा आकृति को। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो इस तरफ से तो ये परिवर्तनशील धारा जा रही है, यहाँ तक रुक जाएगी, उसके बाद में यहाँ धारा आपकी बहती हुई हमको नहीं दिखाई देगी, प्रेक्षित नहीं होगी, दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो यहाँ पर धारा नहीं दिखाई देगी, तो करंट का मान क्या हो जाएगा, जो कुल धारा का मान है वो 0 हो जाएगा। और एम्पियर के नियम से आप जानते हो कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन लेने पर उसका जो मान आपको प्राप्त होता है वो कुल धाराओं के योग, कुल धाराओं का जो योग है आई टोटल, और मल्टीप्लाई करना है उससे, उसका गुणनफल किससे होगा, माध्यम की पारगम्यता से हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाली बातें यहाँ पर लिख लो, क्या हो जाएगा, देखो एम्पियर के नियम से यहाँ लिख लो, एम्पियर के नियम से, ओके, क्लोज इंटीग्रेशंस वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये लाइन इंटीग्रल है, ओके। और यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर म्यू हो जाएगा, और जो आई का मान है वो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए आप इसको यहाँ पर क्या बोल सकते हो, जो बी बराबर क्या आ जाएगा आपका, बी, देखो यहाँ पे फिर दोबारा आप ये क्लोज इंटीग्रल डी एल के लिए इसके लिए 2πr हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए तो क्या हो जाएगा, ये आप ऐसे कह सकते हो बी डॉट 2πr और बराबर 0, तो यहाँ से b बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। उस वाली जब हमने आकृति चेंज की है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है। अतः हमने जो अपनी हाइपोथेसिस, जो अपनी परिकल्पना मानी थी वो झूठी साबित हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो पहले वाले केस में हमने वृत्तीय पथ माना था, ठीक है, सर्कुलर वाला,
तो यहाँ पे हमने उसको साइज को चेंज कर दिया, ठीक है, जो आकृति है उसको यहाँ पे बदल दिया है, मटके नुमा ले ली है, तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है उस पर भी परिवर्तन हुआ है ना। तो लिख लो। तो यहाँ पे देखिए, इसको रब कर देते हैं। अब आप लिखो कि समीकरण, इसका नाम 3 लिख लेना, अभी जो b बराबर 0 लिखा है ना उसको समीकरण नंबर 3। तो लिख लो समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व 3 से विरोधाभास होता है, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है? कॉन्ट्राडिक्शन, जिसको आप विरोधाभास बोलते हो, विरोधाभास हो जाता है, ठीक है, विरोधाभास हो जाता है। इन समीकरणों की सहायता से, इन समीकरणों की सहायता से हम कह सकते हैं कि एम्पियर का नियम असंगति सही है, असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है, असंगति प्रदर्शित करता है, ठीक है। यदि, अब देखो आगे मैं क्या कह रहा हूँ, यदि जो mn है ना आपका, जो मैंने मटका बनाया था, इस टाइप से आपका मटका, इस टाइप से मैंने बनाया था, इस टाइप से ये बनाया था मटका, है ना, और इस टाइप से, ये तो आपका p प्राइम था ये वाला, और यहाँ पर क्या था m, और यहाँ पर था mn, ठीक है। यदि जो mn है, mn पृष्ठ को समतल माना जाए, इस mn पृष्ठ को यदि समतल मान लो आप, किसके समांतर मान लो, जो आपका कैपेसिटर है, संधारित्र है, तो mn पृष्ठ को समतल माना जाए, तो mn पृष्ठ का क्षेत्रफल, का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो संधारित्र की पृष्ठ, जो संधारित्र की प्लेट के ही समान होगा, ठीक है। बात यहाँ तक बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक बार मैं देख लेता हूँ भाई क्लास को। देखो क्लास आपकी फर्दर यहाँ पर चालू है ना, तो यहाँ तक आप देख लो। मैं अकेला यहाँ पे लगा रहता हूँ, थोड़ा सा ये दिक्कत है ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं, ये आप यहाँ तक लिख लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो जो mn पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना आपका, mn पृष्ठ का, ये लिख लो, mn पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया? a हो जाएगा, ठीक है। तो a ही तो है। यदि आप संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ज्ञात करोगे, यदि आप संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ज्ञात करोगे, प्रीवियस क्लास में आप पढ़ के आते हो भाई 12th में, कि संधारित्र के मध्य, संधारित्र, ये लिख लो आप, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करोगे भाई? विद्युत क्षेत्र को इस टाइप से, आपकी एक प्लेट होती है, ये यहाँ पर प्लस 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 इस टाइप से संधारित्र होता है, इधर आपकी होती है माइनस 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 माइनस, इस टाइप से ये संधारित्र कैपेसिटर। यहाँ पर जो आता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, यहाँ पर क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर बोलोगे एन कैप, इस टाइप से। सिग्मा यहाँ पर क्या है? पृष्ठ आवेश है, सिग्मा यहाँ पर पृष्ठ आवेश है, सरफेस चार्ज है, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। और एन कैप यहाँ पर डायरेक्शन को बता रहा है जो विद्युत क्षेत्र की है। ओके, तो इसको ऐसा लिख लो आगे, ऐसा ही करके आना भाई एग्जाम में। हम यहाँ पे देखिए एम एन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, ठीक है,
वो कितना हो जाएगा, बराबर ए हो जाएगा। कैसे? और जो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, ये कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पर एक आपके पास प्लेट होगी, जहाँ पर आपका प्लस 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 प्लस, और दूसरा वाला जो पृष्ठ है वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा दो संधारित्र प्लेटों के मध्य, जो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र आप कैलकुलेट करते हो। तो ये विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ई वेक्टर बराबर सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट और एन कैप। यहाँ जो सिग्मा है इसको आप बोलते हो पृष्ठ आवेश, ठीक है, क्या बोलते हो, पृष्ठ आवेश, सरफेस चार्ज। तो जो क्या होता है यहाँ पे Q अपॉन में एरिया, ठीक है, इस टाइप से निकालते हो कि कितने एरिया में कितना चार्ज यहाँ पर फ्लो करता है, तो वो पृष्ठ आवेश होता है आपका। एप्सिलॉन नॉट जो है ये आपका कहलाता है माध्यम की विद्युतशीलता। क्या होता है ये, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो यदि मैं सिग्मा की जगह Q अपॉन ए यहाँ पे रख देता हूँ तो ये क्या मिलेगा, ई वेक्टर बराबर Q डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए कैप, इस टाइप से, एन कैप है ना, एन कैप। एन कैप क्या है, डायरेक्शन है भाई, किसकी दिशा बता रहा है, विद्युत क्षेत्र की। Q यहाँ पर चार्ज है, ए यहाँ पर एरिया हो गया, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे माध्यम की विद्युतशीलता हो गया, ठीक है। इस टाइप से आप लिख सकते हो। इसको समीकरण नंबर नाम दोगे कितना, 4, ठीक है। ये मैं रब कर देता हूँ। इस टाइप से आराम से आपको पता होना चाहिए पूरा कंप्लीट, जैसा मैं करा रहा हूँ वैसा ही एग्जाम में आपको करना है ना। तो यहाँ से देखिए, एम एन पृष्ठ से गुजरने, एम एन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, देखो भाई एम एन पृष्ठ से जो गुजरेगा विद्युत फ्लक्स वो क्या होता है, फाई ऑफ टी है। तो यहाँ से हम फाई ऑफ टी कैसे निकालोगे, फाई ऑफ टी बराबर क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा लाइन ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, डी एल वेक्टर। इस टाइप से आप इसको यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। इसको डी एस, सरफेस से निकल रहा है ना, डी एस वेक्टर, ओके, इस टाइप से। अब जो आपके पास में मैं बात करूँगा समीकरण जो 4 है, ठीक है, समीकरण 4 है, इसका दोनों तरफ आप क्या करोगे, पृष्ठीय समाकलन कर दोगे। तो यहाँ पे लिख लो समीकरण, इसको कोई नाम दे दो, समीकरण नंबर 5 दे दो इसको, और समीकरण 4 का दोनों तरफ पृष्ठीय समाकलन करने पर, कर दोगे ना पृष्ठीय समाकलन, सरफेस इंटीग्रल कर दो इसका। यहाँ पर देखो कैसे होगा, इंटीग्रल क्लोज, यहाँ पर क्या है सरफेस, और यहाँ पर क्या है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, हो गया इसका और कर दो बराबर क्लोज इंटीग्रल सरफेस के लिए, पृष्ठीय समाकलन सरफेस के लिए, ठीक है, पृष्ठीय समाकलन ही तो कर रहे हो। तो यहाँ पे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और क्या बन जाएगा, डॉट डी एस वेक्टर और एन कैप, इस टाइप से हो गया, ठीक है। अब देखो कुछ बात और बताता हूँ इसमें, जो डी एस वेक्टर है उसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे देखिए, एक तो आपका हो गया ई वेक्टर, जो डी एस है इसकी जगह, ये सरफेस है आपका, हाँ, तो देखो इसकी जगह मैं फाई टी लिख सकता हूँ समीकरण 5 से। तो इसको समीकरण 5 से कैसा लिख दोगे आप, यहाँ पे लिख लो समीकरण 5 से, क्या लिख दोगे समीकरण 5 से यहाँ पर लिख दोगे फाई ऑफ टी, ये विद्युत फ्लक्स हो गया, विद्युत फ्लक्स बराबर कितना हो गया, देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट है Q, इसको बाहर लिया, ए को बाहर लिया, एप्सिलॉन नॉट को भी बाहर ले लिया। यहाँ पर देखो इंटीग्रल किसका कर रहे हो, सरफेस कर रहे हो, डी एस को वेक्टर को आप डी एस डॉट एन कैप लिख सकते हो इस टाइप से, डी एस एन कैप, और यहाँ पर क्या है एन कैप पहले से ही है, तो एन डॉट एन कैप तो यूनिट हो जाएगा 1, और इंटीग्रल जो डी एस देगा वो देगा आपको एरिया।
ये कितना देगा एरिया, तो इसका मान कितना हो जाएगा देखो इस टाइप से, तो फाई ऑफ टी बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई विद इसकी पूरे की कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी, ए से ए कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा फाई ऑफ टी बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप समीकरण नंबर नाम दो, कौन सा, 5वां नाम दे दो, 5, इसको समीकरण नंबर 5 नाम दोगे, ठीक है। ये 5वां समीकरण हो गया, इसको रब कर दूँ, समझ में आया यहाँ तक। ये आपका समीकरण नंबर 5। समीकरण जो 5 है उसका टी के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो लिख लो समीकरण 5 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर दो भाई अवकलन, कैसे हो जाएगा अवकलन, डी फाई ऑफ टी डिवाइड वाई डी टी बराबर डी क्यू डिवाइड वाई डी टी, है ना, एप्सिलॉन नॉट और है वो आप यहाँ पे लिख लो, हो गया इस टाइप से। आगे देखो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाऊँ तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ऑफ टी डिवाइड वाई क्या है डी टी बराबर डी क्यू और डिवाइड वाई डी टी, ये आपका एक समीकरण ये इस टाइप से आपको मिल गया, ठीक है। इस समीकरण को नाम दोगे आप समीकरण नंबर 6, क्या नाम दोगे इसको, समीकरण नंबर 6। इसको आप कोष्टक में बंद कर लो भाई, ये आपके पास इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गया एक, ठीक है। अब देखो जो समीकरण 6 है इसमें जो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ऑफ टी अपॉन डी टी है, ठीक है, तो ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की विमा को व्यक्त करता है। क्यों कर रहा है विद्युत क्षेत्र की विमा को, क्योंकि जो फाई ऑफ टी है वो विद्युत फ्लक्स में आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पर चेंज कर रहे हो विद्युत फ्लक्स में। तो विद्युत फ्लक्स में जब समय के सापेक्ष आप परिवर्तन करते हो तो आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, इसलिए यहाँ पर क्या बताएगा ये विस्थापन धारा, ये क्या कहलाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट। तो लिख लो यहाँ पे कि समीकरण जो 6 है उसमें क्या है, एक तो आपका एप्सिलॉन नॉट डी फाई ऑफ टी डिवाइड में क्या है डी टी है, ये वाला, ठीक है। धारा की विमा लिख लो, धारा की विमा को व्यक्त करता है, धारा की विमा को व्यक्त करता है। क्यों करता है ये बात बताई दी। तो मैक्सवेल ने जो साइंटिस्ट कौन सा आपका मैक्सवेल, तो मैक्सवेल ने इसी धारा को विस्थापन धारा कहा, इसी धारा को क्या कहा उसने, विस्थापन धारा कहा, डिस्प्लेसमेंट करंट कहा, ठीक है। और आवेश प्रवाह के कारण, अगला लिख लो, आवेश प्रवाह के कारण, ये देखो आवेश चार्ज प्रवाह ही होता है, रेट ऑफ चेंज कर रहे हो आप आवेश में, तो आवेश प्रवाह के कारण उत्पन्न धारा को आईसी या स्मॉल में लिख लो, है ना, आईसी के द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है भाई, इतना हो गया। अब संधारित्र के जैसे भार हम देखते हैं, तो भार क्या होता है, जो वैद्युत क्षेत्र है वो जीरो होता है, संधारित्र के बाहर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जीरो। और संधारित्र की जो प्लेट होती हैं दो, उनके बीच में क्या है, वैद्युत क्षेत्र होता है कुछ ना कुछ, कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, यही तो बताया था अभी, तो वो वाला पृष्ठावेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये प्लेटों के मध्य। और प्लेटों के बाहर हम बात कर रहे हैं संधारित्र के बाहर, वहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र जीरो हो जाएगा। और जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर जो बहने वाली जो धारा है वो भी क्या हो जाएगी आपकी, डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा, वो भी शून्य हो जाएगी। ये बात लिख लो, समझ में तो आ रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई साथ के साथ में। तो यहाँ पे लिख लो, संधारित्र के बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य प्राप्त
होता है, इसलिए आईडी धारा जो कि कौन सी होती है आपकी, विस्थापन धारा का मान 0 प्राप्त होता है। ठीक है, ये वाली बातें आपकी हो गई है, 0 प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ तक हो गया। अब आपके पास में जो यहाँ पे आईडी है, जो विस्थापन जो धारा है वो आपका क्या है भाई, एप्सिलॉन नॉट ये है डी फाई ऑफ टी अपॉन में क्या है यहाँ पे डी टी है, इस टाइप से है। चूँकि जो फाई ऑफ टी है, विद्युत जो फ्लक्स है उसको आप कैसे लिखते हो, ई और डॉट ए, इस टाइप से। ये क्या है, एरिया, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इसी को तो बोलते हो आप विद्युत फ्लक्स, क्या बोलते हो, यही तो फ्लक्स की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे जो आई यहाँ पर डी है उसको आप क्या कहोगे, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और डी अपॉन में डी टी, और इसकी जगह क्या रख देता हूँ मैं, जो फाई की जगह रख देता हूँ यहाँ पे ई और डॉट ए, ये आ गया है ना। अब देखो जो ई है एरिया है, एरिया तो कांस्टेंट रहेगा, इसको बाहर ले सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी अपॉन यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो आई डी बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए डी अपॉन डी टी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट और साथ में ई। ठीक है, ये एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो ई वेक्टर है ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो डी वेक्टर है, डी बराबर वेक्टर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर होता है। ठीक है, इस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर वेक्टर है ना। तो यहाँ पे आप डी सिंपल वे में बात करो तो डी बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो इस एप्सिलॉन नॉट ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो आईडी है आपके पास में, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे करंट है आपके पास में, तो उसको आप इस टाइप से लिख सकते हो ए, ठीक है, डी अपॉन डी टी, यहाँ से आ जाएगा डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे जो है आपका इसकी जगह आ जाएगा डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी। ओके, अब यदि मैं आई डी और डिवाइड में इस एरिया को ले आऊँ, एरिया जो क्षेत्रफल है आपका ए, तो बराबर क्या हो जाएगा डी डी, और डिवाइड में क्या बन जाएगा डी टी। ठीक है, और आई डी अपॉन ए को डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है आपका करंट है, डिवाइड में क्या है एरिया है, इसको आप बोलते हो जे डी, इसको आप क्या बोलते हो भाई, जे डी। और जे डी क्या कहलाता है आपका, जे डी बराबर क्या है, ये लिख लो आप कि जे डी जो बराबर है वो है आई डी और डिवाइड बाई ए, इसको आप बोलते हो धारा घनत्व। क्या बोलते हो इसको, धारा घनत्व। तो इसको लिख दो आप क्या, विस्थापन धारा घनत्व, विस्थापन धारा घनत्व। इसलिए आई डी अपॉन ए की जगह क्या आ जाएगा, जे डी आ जाएगा। तो जे डी बराबर यहाँ पर हो जाएगा डी डी अपॉन में डी टी। यदि आप वेक्टर फॉर्म की बात करोगे, सदिश रूप में इसको लिखना चाहोगे, तो उसको आप लिख लेना कि जे डी और यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर बराबर डी, और डी के ऊपर भी क्या आ जाएगा वेक्टर डिवाइड बाई डी टी। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस टाइप से आप विस्थापन धारा घनत्व को भी बता सकते हो, जो आपसे पूछा गया है, इस टाइप से। ठीक है, और जो आपकी ये वाली थी, इस वाली को आप कह रहे हो क्या है, विस्थापन धारा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था विस्थापन धारा क्या है, विस्थापन धारा ये है आपके पास में, और विस्थापन धारा घनत्व है ये वाला विस्थापन धारा घनत्व है। इस तरीके से आप दोनों फॉर्मूले को यहाँ पे बता सकते हो, इसी टाइप से आपको यहाँ पर करना था। ठीक है, यदि वीडियो लेक्चर्स आपको आई होप समझ में आया होगा, और यदि समझ में जिनको नहीं आया है वो एक बार और वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, आ जाएगा समझ में अच्छे से। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और दोस्तों यारों तक अपने को पहुंचाइए। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले हमने मैक्सवेल समीकरण बताए थे आपके, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2-3 बार एग्जाम में आ चुके हैं। इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चंस भी आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो तो आपको लाइव सेशन में मिलेगा, ये आपको रिकॉर्डेड में मिलेगा। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।